आप सभी देशवासियों को, भारतवासियों को इस शुभ मुहूर्त के अमृत काल में 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भारत के प्रतिष्ठित नागरिक, भारत माता के आंचल में बैठे कर, भारत माता के आंचल में स्थित रह करके अपने जीवन के अनमोल समयों को अपने स्वतंत्रता दिवस के इस मुहूर्त में, इस शुभ पावन मुहूर्त में जिस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो अपने आप में एक अलौकिक है। ये अपने आप में एक अलौकिक ऊर्जा को प्रदान करता है। मित्रों, स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ पावन पर्व पर हम आप सभी के मंगल कामना करते हैं, आप सभी के जीवन की मंगल कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भारत माता के इस पावन पर्व की सेवा करने का अवसर हम सभी को ऐसे ही मिलता रहेगा। हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसी रूप में स्वतंत्रता दिवस को मनाती रहेंगी और ये स्वतंत्रता दिवस सदैव सदैव जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक भारत माता का नाम रहेगा। जय हिंद, जय भारत के साथ हम शुरुआत करते हैं। आज केंद्रीय कर्मचारी संगठन की ओर से भी आप सभी भावी अधिकारियों को जो इस सेवा में आने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, आप सभी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और इसी शुभकामना मंगल कामना के साथ हम अपने इस कार्यक्रम को, इस एपिसोड को और इस क्लास को आगे बढ़ाता हूं। मित्रों, जब देश के सभी युवाओं, नागरिकों से हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ योगदान की आवश्यकता होती है और हर कोई अपना योगदान कर रहा होता है, आप भी अपने विभाग में जहां भी रहेंगे, जिस भी रूप में रहेंगे, कोई ना कोई अपना योगदान देते रहेंगे। अगर देखें तो भारत सरकार का जो कर्मचारी संगठन है, संसार का सबसे प्रतिष्ठित संगठन है और ये भविष्य निधि संगठन किस प्रकार से अपनी सेवाएं देता है, किस प्रकार से आप सभी को सेवानिवृत्ति के पश्चात किस प्रकार से कार्य करता है, आज हम उसी की चर्चा करेंगे। मित्रों, आप जानते हैं आपका ये साक्षात्कार आपके लिए एक विशेष चुनौती का काल है, जिसमें आपको अपनी प्रतिष्ठा को, अपने ऊर्जा को, अपने क्षमताओं को इंटरव्यूअर के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। एपीएफसी के रूप में, सहायक भविष्य निधि आयुक्त के रूप में आपके क्या कार्य होंगे, क्या दायित्व होंगे, आज हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। आते हैं, देखते हैं। ये ईपीएफओ अर्थात कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 3 प्रकार के कार्यों और उत्तरदायित्वों के साथ जुड़ा हुआ है, जहां वो केंद्र सरकार साथ ही साथ राज्य सरकारों के सहयोग से इतने बड़े संख्या के में कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्हें विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराता है। क्या करता है? भविष्य निधि से संबंधित दायित्वों का निर्वहन करवाता है। जब आप एपीएफसी हो जाएंगे, अर्थात आप सहायक भविष्य निधि आयुक्त होंगे, तो आप अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में मौजूद रह करके क्या करेंगे? आपको 3 प्रमुख कार्यों का निर्वहन करता है। ये 3 प्रमुख कार्य कौन है? भविष्य निधि से संबंधित कार्य और दायित्व है, पेंशन से जुड़े कार्य और दायित्व हैं, साथ ही साथ बीमा से जुड़े कार्य और दायित्व हैं। तो इन कार्यों और उत्तरदायित्वों के निर्वहन करने के क्रम में आप सबसे पहले देखोगे आपको क्या करना है। सबसे पहला दायित्व आपका है कि आप कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 को इम्प्लीमेंट करना। अगर आपसे इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जाता है कि सहायक भविष्य निधि आयुक्त के रूप में आपने मूलभूत कार्यों को बताइए, आप किन कार्यों का निर्वहन करेंगे, तो आपको तुरंत बताना है कि श्रीमान जी, भविष्य निधि सहायक भविष्य निधि आयुक्त के रूप में मेरा मुख्य कार्य अपने संगठन के 3 महत्वपूर्ण दायित्वों से होगा। पहला होगा भविष्य निधि से जुड़े दायित्वों का हम निर्वहन करेंगे, जिसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 को हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे। अब ये क्या है? कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 अपने आप में क्या है? एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत सेवानिवृत्ति के पश्चात सभी कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि से संबंधित किए गए प्रावधानों को इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। भविष्य निधि से संबंधित जो भी प्रावधान है
उन सारे प्रावधानों को ये अधिकारी गण क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करवाते हैं और कर्मचारियों को, उनको भविष्य निधि को उनके समय पर उपलब्ध कराते हैं। इससे क्या होता है कि उनका जो जीवन होता है, सेवानिवृत्ति के पश्चात उनका जीवन अत्यंत सुखमय, अत्यंत आसान हो जाता है। साथ ही साथ वह अपने उन सभी उत्तरदायित्वों का आप बेहतरीन निर्वाह कर सकते हैं, चाहे वो पारिवारिक उत्तरदायित्व हों, चाहे वो सामाजिक उत्तरदायित्व हों, चाहे अन्य राष्ट्रीय उत्तरदायित्व हों। अब वो सेवानिवृत्ति के पश्चात खुले रूप में अपने इन निधियों के माध्यम से अपने उन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं। इसलिए इसके माध्यम से कर्मचारी अपनी संपूर्ण संतुष्टि प्राप्त करते हैं। अगर हम देखें उनका जो दूसरा महत्वपूर्ण दायित्व है, एपीएफसी का दूसरा महत्वपूर्ण जो कार्य, महत्वपूर्ण दायित्व वो क्या है, वो पेंशन से संबंधित है। अगर हम पेंशन की बात करें तो आप जानते हैं, हमने पिछली क्लास में चर्चा भी किया है। और मित्रों आपको बता दें कि आप अगर हमारी क्लासेस के साथ कंटिन्यू रूप में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे देवप्रयागम IAS ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल DPIS को भी डाउनलोड कर रहे हैं, DPIS को भी आप सब्सक्राइब करें। यहाँ से भी आपको ढेर सारी जानकारियाँ, लेटेस्ट जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। पेंशन क्या होती है आप जानते हैं, सेवानिवृत्ति के पश्चात कर्मचारियों द्वारा जो कुछ संगठन में योगदान किया जाता है, उस योगदान के बदले सरकार क्या करती है, अपने तरफ से अर्थात अपनी निधि से कर्मचारियों को उनके सेवा काल के अंतिम दिन, अंतिम समयों में जो उनका वेतन होता है, उस वेतन का 50%, उनके मूल वेतन का 50% निर्धारित करके उन्हें आजीवन पेंशन का भुगतान करती है। यद्यपि इसे हम ओल्ड पेंशन स्कीम के रूप में जानते हैं। आप जानते हैं कि पेंशन स्कीम दो प्रकार की हो गई, एक हो गई ओल्ड पेंशन स्कीम और एक है न्यू पेंशन स्कीम। अब देखिए यहाँ से प्रश्न आपसे 100% इंटरव्यू में पूछा जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारी का कोई योगदान नहीं होता था, ये सारा का सारा भार, ये सारा का सारा वित्तीय बोझ किसके ऊपर होता था, ये सारा का सारा वित्तीय बोझ होता था किसके ऊपर, कर्मचारियों, सरकार के ऊपर होता था। और सरकार अपनी संचित निधि से, अपनी निधि के माध्यम से कर्मचारियों को एक अनिवार्य भुगतान करती थी। इसी अनिवार्य भुगतान के कारण सरकार पर अत्यधिक बोझ बढ़ता चला गया और अब सरकार द्वारा एक ऐसी पेंशन स्कीम लाए जाने की बात कही गई जिसमें कर्मचारियों का भी योगदान होता हो और कर्मचारियों के योगदान के माध्यम से एक नई पेंशन स्कीम लाई गई जो अब लागू है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम के मध्य क्या संबंध है, इसमें विवाद क्या है, आज आप जानते हैं कि देश भर में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का एक आंदोलन चल पड़ा है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार के ऊपर एक महत्वपूर्ण चुनौती आई है, महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व आया है कि वो किस प्रकार से नई पेंशन स्कीम के बारे में लोगों को जागरूक करे और पुरानी पेंशन स्कीम की जो कमियां रही हैं उस पर भारत सरकार पर पड़ने वाले जो अतिरिक्त बोझ रहे हैं उसके बारे में भी लोगों को जागरूक करें। और एक एपीएफसी के रूप में आपका भी यही दायित्व होगा कि आप एपीएफसी के रूप में भी यही बताएंगे, आप भी लोगों को किस प्रकार से उन भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो यहां से आपसे प्रश्न 100% पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। इस पेंशन स्कीम का संचालन जो होता है ये क्या होता है, कर्मचारी पेंशन योजना 1995। यद्यपि ये पेंशन योजना पहले से चली आ रही है, ठीक है, पेंशन पहले से चली आ रही है, आप जानते हैं स्वतंत्रता के बाद से ही पेंशन स्कीम को इस रूप में लागू किया गया है, ठीक है। और ये पेंशन स्कीम 2003 तक चलती रही, 2004 से एक न्यू पेंशन स्कीम आ गई है, नई पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है, ठीक है। तो इसको हमें ध्यान देना है, यहाँ से प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। अगर आपको एपीएफसी बना दिया जाता है तो आप पेंशन के संबंध में भ्रांतियों को कैसे दूर करेंगे। अगर आपको एपीएफसी में बना देते हैं तो नई कर्मचारी पेंशन स्कीम और पुरानी जो पेंशन स्कीम है उन दोनों के मध्य आप किसका समर्थन करेंगे और किस प्रकार से समर्थन करेंगे। तो मित्रों अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो आपको न्यू पेंशन स्कीम का समर्थन करना है, क्योंकि ये न्यू पेंशन स्कीम आपके संगठन के द्वारा ही दी जा रही है। नई पेंशन स्कीम के जितने भी लाभ हो सकते हैं आपको उनको लाभ बताना है। जैसे नई पेंशन स्कीम क्या है, मार्केट बेस तो है ही, ठीक है, लेकिन नई पेंशन स्कीम से सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ कम हो गया है और सरकार उस पैसे को अब अनेक लोक कल्याणकारी कार्यों में अधिक इन्वेस्ट कर पा रही है। वेलफेयर के कार्य सरकार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो गए थे, अब उन
वेलफेयर कार्यों को संचालन करना सरकार के लिए कहीं अधिक आसान हो गया है। तो न्यू पेंशन स्कीम के लागू होने से अब केवल एक कर्मचारी को नहीं बल्कि पूरे देश को फायदा हो रहा है, पूरे समाज को फायदा हो रहा है, सभी को फायदा हो रहा है। और सरकार अब केवल कर्मचारियों के अलावा आम नागरिकों को भी पेंशन स्कीम का लाभ प्रदान कर रही है। इस तरीके से आपको एक बेहतरीन आंसर के माध्यम से आपको इंटरव्यूअर को संतुष्ट करना होगा। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है, महत्वपूर्ण जो दायित्व वो आपका क्या है, वो बीमा से संबंधित है। आप जानते हैं बीमा क्या होती है, बीमा क्या होता है? बीमा एक संविदा होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। किसके बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है? ये बीमा करने वाले कंपनी, बीमा करने वाले व्यक्ति के मध्य एक समझौता होता है और इस समझौता के तहत जिनका बीमा किया जाता है उनके भविष्य संबंधी जोखिमों के संबंध में वह उत्तरदायित्व ग्रहण करती है और बदले में बीमा करने वाले व्यक्ति से क्या प्राप्त करती है? एक प्रीमियम प्राप्त करती है और बदले में उन्हें क्षतिपूर्ति देती है, उन्हें एक आर्थिक धनराशि उपलब्ध कराती है। इस तरीके से बीमा क्या है? एक संविदा है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो इसके बारे में आपसे प्रश्न 100% पूछा जाएगा कि बीमा विवादों का अगर आपको हम एपीएफसी बना देते हैं तो बीमा विवादों का आप समाधान कैसे करेंगे? ठीक है, तो इन बीमा विवादों के समाधान करने के संबंध में भी आपको एक बेहतरीन उत्तर देना है। ठीक है, इस बेहतरीन उत्तर को आप यहाँ से देकर के क्या कर सकते हैं? आप यहाँ से दे करके और आप इंटरव्यू को यहाँ से संतुष्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो बीमा होती है, आप जानते हैं कर्मचारी जमा लिंक बीमा योजना 1976 लाई गई थी, जिसके माध्यम से ये बीमा क्या करती है? इंप्लीमेंट की जाती है। ठीक है, तो ये 3 महत्वपूर्ण कार्य हैं किसके? एपीएफसी के। इसके अलावा भी नवाचार है। अगर आप बात करें तो एपीएफसी अगर आप बच जाते हैं तो आप क्या करेंगे? आप नवाचार लेते आएंगे, अर्थात एपीएफसी अगर आपको बना दिया जाता है तो आप क्या नवाचार करेंगे? एपीएफसी के रूप में आपको अनेक इनोवेशन करना है, अपने विभाग में अनेक नवाचार करना है। तो क्या क्या नवाचार करेंगे? ठीक है, इन नवाचार के बारे में भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे। ठीक, क्योंकि आपका आंसर यहाँ से स्मार्ट आंसर होगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपका आंसर जो है एक स्मार्ट आंसर होगा और इंटरव्यूअर सदैव क्या करना चाहता है? एक स्मार्ट आंसर प्राप्त करना चाहता है। मित्रों, देवप्रयागम आईएएस की बुकलेट 1, बुकलेट 2, हमारी 3 बुकलेट के माध्यम से हमारी ये क्लासेस चल रही हैं। साथ ही साथ हमारा मॉक इंटरव्यू भी शुरू हो गया है। तो बुकलेट 1 के माध्यम से, बुकलेट 2 के माध्यम से, बुकलेट 3 के माध्यम से। बुकलेट 1 में सामान्य जानकारी है, मैं आपको बता दूं, इसमें सामान्य जानकारी है, इसमें आपके विभाग और पद की जानकारी है, विभाग और पद की जानकारी है, और इसमें आपके करंट अफेयर्स हैं, इसमें आपको करंट अफेयर्स हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर्स के साथ साथ इसमें आपको संविधान से भी जुड़े प्रश्न यहाँ पर आपको प्राप्त होंगे। तो इसलिए आप हमारी बुकलेट आधारित इस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए और इस क्लास को ज्वाइन करने से आपका दृष्टिकोण व्यापक बनेगा, आपकी सोच बेहतर होगी और आप सभी के लिए एक तरीके से कंप्लीट पैकेज, इंटरव्यू की तैयारी का कंप्लीट पैकेज आपको यहाँ प्राप्त हो रहा है। इस बुकलेट के साथ साथ हम लगभग 5 से 10 मॉक इंटरव्यू भी आपसे करवा रहे हैं। 5 से 10 मॉक इंटरव्यू आपका चलेगा। तो 5 से 10 मॉक इंटरव्यू को भी आप कर सकते हैं और लगातार ये क्लास आपकी तब तक चलती रहेगी जब तक आपका इंटरव्यू पूरा नहीं हो जाता है, चाहे सितंबर में हो चाहे अक्टूबर में हो। तो लगातार आप हमें अक्टूबर तक, अपने इंटरव्यू की डेट तक आप हमसे जुड़े रहेंगे। ठीक है, ये तो रहा हमारा इंटरव्यू का प्रोग्राम, इसलिए आप विलंब न करें। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, ऑनलाइन मोड में भी कर सकते हैं और ऑफलाइन मोड में भी हमारी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो एपीएफसी अगर बना दिया जाता है तो आप कैसे लाएंगे? नवाचार कैसे लाएंगे? नवाचार का मतलब होता है कि आपको नए नए सुधार लागू करने हैं, डिजिटलाइज वे में आपको अनेक प्रयास करने हैं। तो आप एपीएफसी बन जाते हैं तो क्या करेंगे? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप उसमें सदैव कुछ नई चीजें लाने का प्रयास करेंगे और यही नई चीजें क्या हैं? एक नवाचार के रूप में जानी जाती हैं। तो मित्रों, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन जाता है और एक बेहतरीन आंसर दे करके आप इंटरव्यूअर को यहाँ पर प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, अब इस नवाचार को आपको क्या करना होगा? इसको आपको कैटेगराइज कर देना होगा कि ये नवाचार आप कैसे लेकर के आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप नवाचार क्या करेंगे? आप का सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने सभी योजनाओं का लाभ देने के लिए कर्मचारियों को सदैव एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक डिजिटल इनोवेशन करेंगे। तो डिजिटल इनोवेशन को जरूर आपको अपने आंसर में शामिल करना है।
डिजिटल इनोवेशन के माध्यम से आप कर्मचारियों को सभी जो भी सरकारी योजनाएं हैं, जो भी अपने विभाग की योजनाएं हैं, विभाग के निर्णय हैं, उनको सबको आप बताते रहेंगे और उनको त्वरित उनके स्तर तक उसको पहुंचाते रहेंगे। सभी कर्मचारियों का डाटाबेस आपके पास उपस्थित है, इसलिए उनके पास हर समय हर क्षण आपका विभाग मौजूद रहेगा। अर्थात हम उनको विश्वास दिलाएंगे कि ईपीएफओ संगठन आपका अपना है और आपके परिवार तक, आपके घर तक, आपके द्वार तक सदैव मौजूद रहेगा। इसके माध्यम से आप क्या करोगे, डिजिटल प्रयास करोगे और हर कर्मचारी के डिजिटल जो उनका डाटाबेस है, उनके डिजिटल डाटाबेस पर आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराए रहोगे और अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार करते रहोगे। उनकी जो समस्याएं होंगी, उन समस्याओं का आप त्वरित निराकरण करेंगे। एक पब्लिक ग्रीवियंस सिस्टम आप डेवलप करोगे, जिसके माध्यम से कोई भी शिकायतें आती हैं, उस शिकायतों का त्वरित ऑन स्पॉट आप समाधान सुनिश्चित कराओगे। तो इस तरीके से आप एक नए डिजिटल इनोवेशन के माध्यम से आप अपने संगठन और अपने कर्मचारी संगठन को क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक प्रतिष्ठा दिला सकते हैं, बेहतरीन बना सकते हैं। तो मित्रों, ढेर सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन का तो पूरा अंबार है और ये सारे क्वेश्चन हमारे इस सेशन में आप लगातार हमसे प्राप्त करते रहोगे। इसलिए आप DPIS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इससे जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही साथ देवप्रयागम IAS ऐप पर आपको सिस्टमेटिक सारी क्लासेज मिलेगी। तो ये क्लासेज हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रूप में है। आप ऑफलाइन क्लास अगर में आते हैं तो आपको ऑनलाइन उसी के साथ फ्री में दिया जाता है। ऑफलाइन के साथ अगर आप ऑनलाइन आते हैं तो ऑनलाइन तो आपको ज्वाइन कर लेना होगा। मित्रों, बिल्कुल विलंब ना कीजिए और आप अगर 2023 में APFC बनना चाहते हैं, इन्फोर्समेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आप आइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए देवप्रयागम IAS का ये कक्षा कार्यक्रम। इस कक्षा कार्यक्रम के माध्यम से आपका संपूर्ण प्रिपरेशन सुनिश्चित होता है। अपने इस संपूर्ण प्रिपरेशन के माध्यम से भारत सरकार की एक प्रतिष्ठित पूर्ण सेवा के लिए अब आप तैयार हो चुके हैं और अब आपका इंतजार EPFO संगठन कर रहा है। इस स्वतंत्रता दिवस पर आपको शपथ लेकर के कि हम भारत माता की सेवा के लिए, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवा के लिए और आ रहे हैं इस EPFO संगठन में। और 2024 का जो स्वतंत्रता संग्राम होगा हम अपने विभाग में मनाएंगे। तो 2024 के स्वतंत्रता संग्राम में EPFO विभाग में मनाने के लिए 2023 के इस स्वतंत्रता दिवस के साथ आप शामिल हो जाइए और अमृत महोत्सव की इस स्वतंत्रता आंदोलन को आप जीवंत रूप में अनुभव कीजिए, जीवंत रूप में इसका आनंद उठाइए। ढेर सारी शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।